नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पर जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई भी अपडेट या कोई भी स्कॉलरशिप या जॉब या कोई भी रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोई अपडेट या कोई भी रिजल्ट या कोई भी सरकारी योजना आती है तो वहाँ पर भी अपडेट दे दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ गई है 2026 का योग्यता इसमें सिर्फ 12वीं पास रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें तमाम डिटेल बताते हैं कि योग्यता क्या रहने वाली, पात्रता क्या रहने वाली, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू है, अंतिम तिथि कब है, सिलेबस क्या है, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलते हैं स्क्रीन पर, अब डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का एक नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। दोस्तों, इसमें 32,000 प्लस पोस्ट का वैकेंसी आया है। इसमें अलग अलग कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। दोस्तों, आपको बताते हैं कि पहले आपको बता देते हैं इसमें कि कितना पद कितने श्रेणी में और कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन सा बल में कौन सा पुलिस में कितना कांस्टेबल के लिए सीटें खाली है और कैटेगरीज बाय कैटेगरीज आपको बता देते हैं। दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस में पुरुष महिला के रिक्त पदों की श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है। दोस्तों, अब बताने जा रहे हैं। अनारक्षित श्रेणी की संख्या आपको 4191 है। दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1046 है। दोस्तों, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 2826 है। दोस्तों, उसके अनुसूचित जाति के लिए 2198 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 208 है। तो टोटल आपको 10,469 पद है। दोस्तों, इसमें आगे बात करते हैं। उसके बाद करते हैं आरक्षी पीएससी में सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों के लिए केवल पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए आपको बता देते हैं। इसमें पदों की संख्या कितना, अनारक्षित के लिए 6,060 को पोस्ट है। दोस्तों, और उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जिसे EWS कहा जाता है उसमें 1,512 है। दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,512 है। दोस्तों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 4,083 है। अनुसूचित जाति के लिए 3,176, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 है। आपको टोटल पोस्ट 15,131। दोस्तों, इसमें जो पुलिस बल में है ना, जो भर्ती होने वाली है कांस्टेबल के पदों पर, इसमें अलग अलग पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर ही अलग अलग भर्ती होगी। दोस्तों, होगी कांस्टेबल पद पर ही भर्ती, मगर अलग अलग पुलिस विभाग में अलग अलग बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें भर्ती होने वाले। तो इसमें तमाम भर्तियां इसमें दे दी गई है। दोस्तों, आप इसमें इस PDF को हम का लिंक दे देंगे। उस PDF को पढ़ लीजिएगा किस जाति में कितने हैं, और हम कुछ इसमें बता दिए हैं। इसमें बहुत सारा है। इसमें आपको इसे हम पढ़ ही के बता देते हैं। 2 बता दिए। उसके बाद तेसरका में, उसके बाद विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। ये केवल पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए है। अनारक्षित के लिए 538 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 134 है। उसके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 312, अनुसूचित जाति के लिए 281, अनुसूचित जनजाति के लिए 26 है। टोटल आपको इसमें विशेष सुरक्षा बल के में 1,341 हो गया। उसके बाद महिला बटालियन में जनपद लखनऊ गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों के लिए श्रेणीवार केवल महिला अभ्यर्थी के लिए, जिसमें अनारक्षित के लिए 916, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 228 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 478 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 है। टोटल आपको 2,282 हो गया। दोस्तों, अब बात का आरक्षी घोड़सवारी पुलिस के रिक्त पदों के लिए श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए।
अनारक्षित के लिए 30 पदें हैं। उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। टोटल आपको 71 पोस्ट हो गए जो घोड़सवारी पुलिस के रिक्त पदों के लिए दोस्तों उसके बाद जेल वार्डर के लिए बात करते हैं जो पुरुषों के लिए। इसमें भी पुलिस के ही विभाग रहता है दोस्तों। तो इसमें जेल वार्डर के पुरुष के लिए पदों पर होने वाले दोस्तों, जिसमें आपको संख्या बता देते हैं कोटिवार। इसमें अनारक्षित के लिए 1314 है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 327 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 885 है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 688 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 है। टोटल आपको जेल वार्डर पुरुष के लिए 3269 रिक्त पदों की पदें हैं खाली दोस्तों। उसके बाद जेल वार्डर महिला के रिक्त पदों की श्रेणीवार कोटिवार बता देते हैं आपको दोस्तों। अनारक्षित के लिए 44 है रिक्त पदों की संख्या। उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 22 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। टोटल आपको जेल वार्डर महिला के लिए पदों की संख्या 106 है 106 है टोटल दोस्तों अब बात करते हैं इसमें आवेदन कब से कर सकते हैं दोस्तों इसमें आवेदन आपको दोस्तों अगर आप इसमें चाहते हैं कि अगर किसी भी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के ही पदों में है, पुलिस में अलग अलग विभाग होते हैं, उसी में आपको पुलिस के अथी में कांस्टेबल पदों पर आपको वैकेंसी आई है, आप उसी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता सकते हैं आवेदन का तिथि क्या रखा गया है। दोस्तों जो अभी बताए हैं, जितने भी पुलिस विभाग में बताए हैं कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती होगी, वो आवेदन कब से कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2025 से शुरू है दोस्तों। इसका अंतिम तिथि आपको 30 जनवरी 2026 है दोस्तों। और इसके आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 31 दिसंबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 है। उसके जमा किए गए शुल्क को समायोजन की तिथि 31 दिसंबर 2025 से लेकर 2 फरवरी 2026 है दोस्तों। एक बार और बता दिया जाता है, अंतिम तिथि इसका 30 जनवरी 2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि 30 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन इसका शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में किसी भी कांस्टेबल के पदों पर विभाग में आप काम करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो गया। आवेदन इसका अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है दोस्तों। आप बताते हैं कि आपको कितना आवेदन शुल्क लगेगा दोस्तों आपको इस भर्ती में जो कांस्टेबल के पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती होने वाली, इसमें आपको आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के हेतु आपको 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के हेतु 400 रुपये लगेंगे दोस्तों इसमें अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों आप इसमें बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो पुलिस विभाग में अलग अलग कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती आई है, उसमें योग्यता क्या रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती आई है कांस्टेबल के पदों पर अलग अलग विभाग में पुलिस में, उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है दोस्तों। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती आई है, उसमें 12वीं कक्षा आपको रहना चाहिए। अगर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों, या उसके समकक्ष कक्षा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अब योग्यता बता दिया गया है, आवेदन शुल्क बता दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या रहने वाला है दोस्तों। इसमें आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न किया अभ्यर्थी को जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 का बाद का नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें यही कहना चाहता है, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी अगर चाहते हैं अप्लाई करना, तो 1/7/2025 तक आपको 18 वर्ष का उम्र आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप सिंपल समझिए, अगर आपका 18 वर्ष से कम उम्र है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका 1/7/2025 तक अगर आपका 18 वर्ष पूरा गया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
उसी में बताया गया अगर 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व का हो, पहले का हो ये, तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए दोस्तों इसमें सिंपल सा नहीं है, जन्म आपका 2 जुलाई 2003 से पहले का होना। दोस्तों इसमें सिंपल समझिए, जन्म आपका 2 जुलाई 2003 से पूर्व पहले नहीं रहना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। सिंपल समझ लीजिए दोस्तों, आपका अगर 18 वर्ष पूरा हो चुका हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी, अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो 1/7/2025 तक। दोस्तों अगर आपका 1/7/2025 तक अगर आपका 18 वर्ष नहीं पूरा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थी का। दोस्तों महिला अभ्यर्थी का भी वही नियम है दोस्तों, 1/7/2025 तक आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका 1/7/2025 तक 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पूरा हो चुका हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आयु में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमानीय होगा। दोस्तों जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ऐसे श्रेणी से अभ्यर्थी आते हैं तो उसको अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा, मगर एक शर्त है, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही यह छूट मिलेगा। दोस्तों आप बताते हैं दोस्तों इसमें अधिकतम आयु में छूट दिया गया हुआ है, ये PDF को हम उपलब्ध करवा देंगे, आप इसमें देख लीजिए। वैसे हम उम्र आपको बता दिए हैं, वैसे छूट क्या है वो भी आपको बता दिया, मगर फिर भी आप ये PDF को आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें पहले आप एग्ज़ाम के बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें भर्ती की प्रक्रिया, आपको सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगा। दोस्तों इसमें एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 300 अंकों का। उसका समय आपका 2 घंटे का रहेगा। दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं। ये तो बता दिए कि एक लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 300 अंकों की एग्जाम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेंगे। दोस्तों इसमें आप बात करते हैं लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो किन किन विषय से आएंगे। दोस्तों इसमें पहला विषय सामान्य ज्ञान, उसके बाद दूसरा है सामान्य हिंदी, उसके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता रहने वाला है विषय। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसमें न्यूनतम अंक आपको कितना लाना है। दोस्तों पासिंग के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। दोस्तों इसमें पासिंग मार्क हर कैटेगरीज वाइज अलग है। इन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जैसे EWS अभ्यर्थी के लिए 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे OBC के अभ्यर्थी के लिए 25%, अनुसूचित जाति एवं SC के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए अभ्यर्थी के लिए 20% आपको। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। दोस्तों ये जो लिखित परीक्षा होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें 300 अंकों की आपको एग्जाम होगी। दोस्तों आपको बता दिया गया इसमें लिखित परीक्षा होगा OMR सीट पर। दोस्तों में इसमें जो एग्ज़ाम होगी वो अलग अलग पालियों में होगी, एक दिन एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा। दोस्तों इसमें एक बात और नोटिस कर लीजिए, लिखित परीक्षा के वो जब हो जाएगा तो बोर्ड द्वारा उत्तर आंसर की भी जारी किया जाएगा। दोस्तों तो आपको बता दिया गया कि जो लिखित परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो OMR सीट ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो 4 गो आपको प्रश्न, 4 गो विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। दोस्तों आप लिखित परीक्षा पास करते हैं तभी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि मेरिट किसके आधार पर बनेगा।
दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लिखित परीक्षा में आपको कम से कम पासिंग मार्क जो बताए हैं कैटेगरीज वाइज उतना आपको लाना पड़ेगा दोस्तों, अगर चाहते हैं आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देना तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों अब इसमें बता देते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा उसमें क्या क्या अहर्ता रखा गया कि कितना दौड़ है, कितना ऊंची कूद है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी के सभी के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक कुछ इस प्रकार है। ऊंचाई आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों के आप पुरुष हैं तो आपको न्यूनतम कम से कम आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है दोस्तों, तो अभी इसमें शारीरिक दक्षता से आपको अलग कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम ऊंचाई आपको 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आप सीना के बात करते हैं। सामान्य अब अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए सीना के माप कैसे रहने वाला है दोस्तों। अगर आप सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी है तो न्यूनतम आपके सीने के माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर रहना चाहिए। उसके बाद कम से कम आपको 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। उसके बाद करते हैं अनुसूचित जनजातियों और अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। दोस्तों इसमें एक नोट कर लीजिएगा, इसमें न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद महिला अभ्यर्थी का शारीरिक मानक क्या रहने वाला है वो बता देते हैं दोस्तों। इसमें महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक मानक कुछ ऊंचाई इस प्रकार है दोस्तों। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई भी महिला की ऊंचाई सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति महिला अभ्यर्थी है तो 152 सेंटीमीटर से अगर आपका कम है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं मगर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में छांट दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद करते हैं महिला अभ्यर्थी के ही अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। महिला अभ्यर्थी के शरीर में न्यूनतम ऊंचाई आपका अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी है तो आपको 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं मगर इसमें आप एलिजिबल नहीं हो सकते, आपको शारीरिक दक्षता से हटा दिया जाएगा दोस्तों। इसमें बात करते हैं, इसमें एक और बात है दोस्तों। इसमें पुरुष की वजन नहीं नापा जाएगा मगर इसमें महिला का वजन नापा जाएगा। तो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम या किसी भी कैटेगरी से है महिला तो आपको महिला अभ्यर्थी के कम से कम आपको 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से ज़्यादा है तो भी आपको छांट दिया जाता है, अगर आप कम है तो भी आपको छांट दिया। कम से कम आपको 40 किलोग्राम होना चाहिए दोस्तों। आपका अगर महिला अभ्यर्थी तो आपको कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो भी आपको छांट देगा, कम से कम इतना होना चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं दौड़ के और ऊंची कूद के। अभिलेखों की सुरक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी एवं प्रकृति की इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी दोस्तों। इसमें जो भी पुरुष अभ्यर्थी या किसी भी कैटेगरी से आते हैं उसको दौड़ 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरी करनी होगी दोस्तों। वहीं महिला अभ्यर्थी को बात करें तो इसमें 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 14 मिनट में अब पूरा करना जरूरी है दोस्तों। वह अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर दौड़ पूरी न करने पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे दोस्तों। अगर समय सीमा के अंदर आप पूरा फुल नहीं करते हैं तो आपको
पात्र से हटा दिया जाएगा, आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें एक और नोट कर लीजिएगा, इसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसका प्रवेश पत्र आपको बोर्ड के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जब भी अपडेट आता है तो आपको हम बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र भी आएगा तो आपको हम नोटिफिकेशन डालकर बता देंगे दोस्तों आगे चलते हैं और बताते हैं पूरा क्या हम दोस्तों। इसमें मेरिट लिस्ट के बारे में भी बता ही दिया गया, आयु छूट में भी आपको बता ही दिया गया है दोस्तों। अगर आप पुरुष या महिला अभ्यर्थी है तो आप अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र जरूरी अगर दावा करते हैं तो आपको उस समय डॉक्यूमेंट लगाइएगा, इसका तभी आपको मान्य किया जाएगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ दोस्तों। आप बता देते हैं कि ऑनलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थी सर्वप्रथम हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आवेदन का, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट खुलने पर तो हम एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आवेदन का, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपका पेज खुलेगा, उसके बाद OTR कीजिए, OTR कर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद पुनः बोर्ड के वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला, प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपको UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आपको आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जाएंगे। कि हम किन बोले ना शुरू में दोस्तों इसमें जो पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसी आई है, ये अलग अलग विभागों में पुलिस विभाग में अलग अलग विभाग होते हैं, उसमें आपको कांस्टेबल के पदों पर तो वो भी आपको चुनने के इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट अपना फिलअप लगाकर इसमें अति कर लीजिएगा दोस्तों इसमें बता देते हैं जो OTR होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वह अभ्यर्थी हेतु OTR में पंजीकरण हेतु चरण कुछ इस प्रकार है जो आपको बता दें। सर्वप्रथम अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक कर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आवेदन करने हेतु प्रथम बार अपने OTR पंजीकरण करना आवश्यक है दोस्तों। पहले OTR कर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हैं। अगर इससे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नहीं कभी फॉर्म भरे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले इसमें यूनिक ईमेल आईडी आपका डालना है, उसके बाद यूनिक मोबाइल नंबर, उसके बाद OTR हेतु ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपरिवर्तन होंगे दोस्तों। उसके बाद सत्यापन हेतु डिजिटल लॉकर अकाउंट होगा। उसके बाद सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण को भरिएगा। उसके बाद पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासपोर्ट बनेगा एवं कैप्चर कोड के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूरा करना होगा। कैप्चर कोड फिलअप करके उसमें पंजीकरण को भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन, एक बार पंजीकरण के उपरांत पुनः उपरांत लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों जब OTR कर लीजिएगा, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तो पंजीकरण के उपरांत पुनः उपयुक्त लिंक पर क्लिक कर अपने पंजीकरण विवरण को लॉगिन आईडी से लॉगिन कर आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी लॉगिन निम्न माध्यम से कर सकते हैं। अकाउंट आईडी दोस्तों जब आप OTR कर लीजिएगा तो आप अकाउंट आईडी से या पासपोर्ट से या अथवा आधार अथवा से या डिजी लॉकर से आप इन प्रक्रियाओं से आप अभ्यर्थी लॉगिन कर सकते हैं, या महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों आप और डिटेल बातें बता देते हैं दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो शासकीय सेवा में है उसी के लिए दोस्तों आवेदन पत्र भरने के उपरांत अभ्यर्थी को भुगतान करना होगा
दोस्तों जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो आवेदन पत्र का एक बार अवलोकन अवश्य कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा सब सही तो नहीं है, अर्थात आवेदन के अंतिम रूप से जमा करने तो प्रीव्यू अवश्य कर लीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने पेमेंट करने के बाद आप देख लीजिएगा एकदम सही पेमेंट करने से पहले ही आप एक प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आपका सब सही है कि नहीं, तभी आप पेमेंट कीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं है। दोस्तों अगर आप एक ही फॉर्म को कई बार आवेदन कर देते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। इसीलिए एक अभ्यर्थी या पुरुष या महिला एक ही फॉर्म अप्लाई करें दोस्तों अब ये भी हो गया अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कहाँ से करना है वो भी आपको बता दिया गया। एक बार और आपको बता देंगे हम अंत में। दोस्तों पहले आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाना है। दोस्तों आप अगर आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सब रखना है दोस्तों अब बात करते हैं फोटोग्राफ के। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का रियल टाइम फोटोग्राफ ली जाएगी। रियल टाइम के बोले तो आपको अभी का समय का लिए जाएगा। रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। उसके बाद रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करने के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों जब आप रियल टाइम का फोटो डाल अपलोड करते हैं तो उसमें टोपी पहनकर फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा, आपका फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद करते हैं रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा व अन्य किसी दोस्तों अब आपको आगे बताते हैं। दोस्तों इसमें जो सिग्नेचर आपको हस्ताक्षर आपको मतलब सिग्नेचर आपको जो अपलोड करने होते हैं आवेदन पत्र में, अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर जो भरिएगा उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है दोस्तों उसको बोलिएगा। अगर दुकान वाला से आप साइबर कैफ़े में जाइएगा तो आपको करवाइए तो उसको बोलिएगा कि स्कैन करके, वैसे वो आप फॉर्म फिलअप करता रहता है तो उसको पता रहता है कि आपको क्या करके डालना है, तो वो आपको सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड कर देगा। तो इसमें सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद स्पष्ट से आपको अपलोड करना है तो स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm x 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करना होगा दोस्तों। सिग्नेचर रेनिंग लेटर्स में होना चाहिए और ब्लॉक लेटर्स में नहीं। जो सिग्नेचर कीजिएगा उसको जेपीजी या पीईजी में फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मेट में कर लीजिएगा जेपीजी या जेपीजी में या जेपीईजी में। उसके बाद जो सिग्नेचर का साइन होगा वो 50 mm गुने 20 mm या 140 गुने 160 पिक्सल का होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फाइल का साइज बोले तो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं दीजिएगा दोस्तों। जो आप सिग्नेचर दीजिएगा वो अभ्यर्थी का ही दीजिएगा, किसी और का नहीं दोस्तों। इसमें जो भी आपको हम शुरू में ही बताए गए जो उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती होने वाली है कांस्टेबल को पदों में, ये अलग अलग विभागों में पुलिस के ही बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें अलग अलग कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। तो इसमें आपको जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा आवेदन कीजिएगा तो आपको इसमें पद भी चुनना पड़ेंगे कि आपकी अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए किन किन विभागों में, 5 विभागों में है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के। आरक्षी नागरिक पुलिस में, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी घोड़सवारी पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जेल वार्डर। उसके बाद ये थी पुरुष की। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थी को बीरियट के विकल्प। आरक्षी नागरिक पुलिस महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी जेल वार्डर। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता के चयन करना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें से पदों की जो हम बात की है ये सब कांस्टेबल के पदों पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो इसमें से आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 विभागों में, उसके बाद महिला अभ्यर्थी को 3 विभागों में। तो इसमें से आपको चुनना है दोस्तों। इसमें से आपको ऑप्शन चुनना रहा पुरुष अभ्यर्थी को, तो इस 5 को बताया है तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि कौन कौन के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। इसके बाद महिला अभ्यर्थी भी चुनना रहता है दोस्तों। ये चुनना आपको, इसमें विकल्प चुनना आपको अवश्य दोस्तों। जब आप आवेदन कीजिए ना तो आवेदन कीजिएगा तो साइबर कैफ़े में अच्छे से बैठिएगा और उसको अच्छे से चुनकर आप बताइएगा। अगर सब में आप चाहते विकल्प सबका विकल्प देना तो सबके दीजिएगा, नहीं तो आप चुन के भी दे सकते हैं दोस्तों। आप बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन का।
पहले दोस्तों जब आवेदन भरिएगा तो उसमें देख लीजिएगा सब सही है ना, तभी आप आवेदन अभ्यर्थी सुनिश्चित करने के बाद में स्कैन करके ही अपलोड कीजिएगा। दोस्तों जब आप डेबिट कार्ड से ना सारा जानकारी रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई गलत नहीं, आपको सभी सही है तो आप QR कोड को स्कैन करके DBT के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से या UPI के माध्यम कि आवेदन शुल्क को भुगतान कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें जो फी हम बताए हैं, आवेदन शुल्क बताया है, इसमें से हो सकता है कुछ बैंकिंग चार्ज एक्स्ट्रा काटते दोस्तों, तो इसके लिए कुछ चिंता नहीं कीजिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते हुए सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन पूरा शुल्क शुल्क भी आप जमा कर दीजिए, तब इसका जो फॉर्म आप फिलअप किए उस फॉर्म को आवेदन शुल्क के साथ आप फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिएगा, वो प्रिंट सुरक्षित अपने पास रखिएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तब ये आपसे मांगा जाएगा, या आप जब एडमिट कार्ड या आप जब एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उस समय तो ईमेल आईडी मांगा जाता है, मगर ये आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में बहुत ज़रूरी मांगा जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपका ये डॉक्यूमेंट सब मांगा जाएगा। इसलिए जब आप आवेदन कीजिएगा तो आवेदन के शुल्क तक आपको पूरा प्रिंट भरे हैं वहाँ तक आपको प्रिंट अपने पास जरूर रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जब आवेदन शुल्क जमा कर दीजिएगा तो उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा अंतिम तिथि के आवेदन पत्र को भरकर। दोस्तों अब आगे बात कर दोस्तों, इसमें आपको कोई भी छूट जाति प्रमाण पत्र से लेना है तो आप पहले ही आवेदन शुल्क देने से पहले ही इस बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल के पदों पर, अलग अलग विभागों में, पुलिस के ही विभागों में कांस्टेबल के पदों पर अलग अलग विभागों में, तो आप चाहते हैं अप्लाई करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक कर आप OTR कर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है या समकक्ष कक्षा है तो हम अप्लाई का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों जो हम PDF अभी बताएं उस PDF को चाहते हैं डिटेल से आप खुद से ही पढ़ना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस PDF का भी लिंक दिया गया हुआ है, आप उस PDF को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, अच्छे से एकदम फ्रेश से आपको जैसे जैसे बुझा रहा है वैसे वैसे आपको उसमें दिया है। इस PDF को हम वहाँ पर लिंक दे देते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, PDF को डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों अगर चाहते हैं ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हमारे WhatsApp चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हर अपडेट आपको दिया जाता है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।